वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों को मिलाकर लगभग 5000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा रेलवे लगातार इस तरह के क्वेश्चंस उठाकर लेकर आता है और आपसे पूछता जाता है। ठीक है ना। कुछ नए क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो प्लीज लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर को शेयर कर दीजिए पढ़ने से पहले। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, किस पर बनता है। तो आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते किस तरह से हैं। देखिए, ये अगर हम माने एक उत्तल दर्पण, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसे एक अवतल दर्पण मानते हैं और ये होता है एक समतल दर्पण, ठीक है। ये इसकी परावर्तक सतह, अगर यहाँ पर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये होती है परावर्तक सतह, जिसका यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में पॉलिश यहाँ तो परावर्तक सतह होगी ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र। और समतल दर्पण में अगर हम परावर्तक सतह इसे माने तो आप किसी भी तरह वक्रता केंद्र किसी भी तरफ मान सकते हो। यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर हमने एफ मान लिया, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश किरण, यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी, जब प्रकाश किरण बाईं ओर से आई, उत्तल दर्पण से टकराई और टकरा कर वक्रता के कारण दूसरी तरफ मुड़ गई। अब जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष होती है, जब इसके समांतर आती है तो वह फोकस से होकर जानी चाहिए। लेकिन ये किरण मुड़ गई है यहाँ पर, क्योंकि परावर्तक सतह थी। तब हम इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाने पर इस तरह से ये फोकस में जाएगी। दूसरा दूसरा होता है कि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना हो तो एक किरण वस्तु से फोकस से होकर और दूसरी किरण आई है जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखिए, ये वाली किरण इस तरह से आएगी, ये भी मुड़ जाएगी, लेकिन हम इसे आभासी तौर से दिखाएंगे कि ये क्रॉस करती तो यहाँ जाती, इस तरह से वक्रता केंद्र से होकर जाती। अब दोनों ने जहां पर काटा है, इन दोनों किरणों ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटा है, वहीं पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। चूंकि ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर थी, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, सीधा होगा। और सीधे जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होते हैं, याद रखना है आपको। दूसरा, आपको दिख रहा है यहाँ पर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी आपने एक वस्तु रख दी यहाँ, ठीक है। अब अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी है उससे मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकली और निकलने के बाद वह फोकस से होती हुई चली गई, इस तरह से। ठीक है, फोकस से गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, इस तरह से निकली और ये वक्रता केंद्र से होती हुई चली गई, ये है वक्रता केंद्र। अब इन दोनों किरणों ने जहां पर काटा है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है उल्टा। और उल्टा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब है। वहीं अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है, मिरर या आईना, हम उसके सामने खड़े होते हैं और हमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है, अपना स्वयं का सीधा प्रतिबिंब दिखता है, इस तरह से बस सीधा प्रतिबिंब हमें दिखता है। सीधा प्रतिबिंब दिखने के कारण ये भी कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब देखिए, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब दिख रहा है। एक्चुअल में ये हमेशा नहीं होता है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब, तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आप बोल सकते हो कि उत्तल दर्पण में हमेशा और समतल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में अभी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें कि अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक भी बन रहा है और आभासी भी, इसलिए हमारे आंसर हो जाएंगे उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल और समतल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, कौन से दर्पण में बनता है, अभी हमने पढ़ा है कौन से दर्पण में, समतल और उत्तल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब, अभी हमने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और एक प्रतिबिंब बन रहा था उल्टा। तो जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा था उसे हम बोलते हैं कैसा, इमेजिनरी।
मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, और जो सी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा था, वो था रियल। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जा रही है, मतलब रियल प्रतिबिंब की बात की जा रही है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, आपको ये बताना है। उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल, समतल, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। देखिए, अब यहाँ पर हम कंडीशन देखने वाले हैं। देखिए, समतल दर्पण में हम रोज अपना चेहरा देखते हैं और हम देखते हैं कि ये वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, ये समतल में कैसा बनाता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कैसे दर्पण की, उत्तल दर्पण की। देखिए, उत्तल दर्पण मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से होता है। ठीक है ना, इसमें परावर्तक सतह, ये वाली नहीं, परावर्तक सतह होती है, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक गलत बन गया है, बनाता हूँ मैं, एक मिनट, इरेज कर दूं इसको पहले, फिर बनाता हूँ मैं। देखिए, हाँ, चलिए, पॉइंटर आ गया। देखिए, ये है, ठीक है ना, ये है, आपने बनाया, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये होती है परावर्तक सतह यहाँ पर। अब उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस यहाँ पर होगा। अब देखिए, उत्तल दर्पण में, किसी भी दर्पण में तीन स्थिति आ सकती हैं। ठीक है, या तो वस्तु अनंत पर रख दी जाए, या फिर अनंत और इसका जो मुख्य बिंदु होता है, ऑप्टिकल बिंदु, उसके मध्य रख दी जाए, और तीसरा आता है इस तरफ रख दी जाए, दर्पण के दूसरी तरफ। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु से दूर से आई किरण और फोकस से जाती हुई यहाँ, उसके बाद दूसरी किरण आती है जो कि वक्रता केंद्र से, और हम यहाँ देखते हैं कि छोटा बन रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब हमें मात्र इतना ही मिल रहा है। दूसरी कंडीशन, जब हम इन दोनों के बीच में रख देते हैं वस्तु को, इस तरह से दोनों को बीच में रख देते हैं, दोनों के, तब भी इसी तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, छोटी। लेकिन जब हम वस्तु को इस तरफ रख देते हैं, इस तरफ, यहाँ रख देते हैं जब हम वस्तु को इस तरफ, तो किस तरह की मिलेगी कंडीशन, ये गया यहाँ से होते हुए, और दूसरी तरफ ये गया यहाँ से होते हुए। अब इन दोनों किरणों को आपको ऊपर पीछे की तरफ लेके जाना, जब आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर आप देखो तो उत्तल में कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, और बड़ा भी बन रहा है। देखिए, तीसरी कंडीशन यदि आपको नहीं आई हो तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ। यहाँ से था फोकस और यहाँ पे था केंद्र, हमने वस्तु को रखा था इस तरफ। ठीक है ना, पराव सॉरी, एक मिनट, हमने वस्तु को रखा था यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। देखिए, वस्तु को हमने रखा था यहाँ, और परावर्तक सतह थी ये वाली, मतलब हमने दर्पण के दूसरी तरफ रखा था वस्तु को। अगर यहाँ से कोई किरण निकली, ठीक है, ये फोकस से होकर जानी चाहिए, और वक्रता केंद्र से होती हुई चली गई है, यहाँ गई। ठीक है, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से। वहीं दूसरी किरण होती है जो कि फोकस से जानी चाहिए, तो ठीक है, ये फोकस से तो चली गई, लेकिन हम इसे पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं काटेंगे दूसरी तरफ। जब ये इस तरह से दूसरी तरफ कहीं काटती हैं, इस तरफ से जब ये दूसरी तरफ कहीं काटेंगे, ये गई फोकस से, और ये दूसरी तरफ यहाँ कहीं काटा उसने, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण यहाँ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आपको दोनों याद रख, पहली बात तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, छोटा और बड़ा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करें जो इस तरह से होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में होती है टोटल 7 कंडीशन। यहाँ पर आप फोकस को लोगे, यहाँ पे वक्रता केंद्र, और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट लोगे। पहली कंडीशन में वस्तु आप अनंत पर रखोगे, दूसरी में वक्रता केंद्र और अनंत पर, तीसरे में वक्रता केंद्र पर, चौथे पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और पांचवें में आप रखोगे फोकस पर। ठीक है, छठवीं कंडीशन में आप फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट यहाँ पर के बीच में रखोगे, और सातवीं कंडीशन में आप इस तरफ रख दोगे। ठीक है ना, अब जो ये शुरू की 5 कंडीशन होती हैं और ये आखिरी की 2 कंडीशन, तो इन शुरू की 5 कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसके अलावा छोटा बनेगा, छोटा बराबर भी बनेगा, और बड़ा भी बनेगा वस्तु से।
और जो ये दोनों कंडीशन है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखना है आपको आभासी और छोटा। तो यहाँ पर देखिए छोटा प्रतिबिंब अवतल में भी बन रहा है और छोटा प्रतिबिंब उत्तल में भी बन रहा है, मतलब कि दोनों आंसर होंगे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण क्या होता है। देखिए ये है, ठीक है, ये है अभिलंब जो 90 डिग्री पर है। यहाँ से कोई किरण आई, ठीक है, अभिलंब से मिली, ये आई किरण, ठीक है। अब अभिलंब से मिलने के बाद यहाँ पर बात हो रही है आपतन और परावर्तन की, परावर्तित हो गई इस तरह से। ठीक है, माना हमने अभिलंब से कितना कोण बनाया, थीटा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, थीटा ही होगा। वहीं दूसरी कंडीशन अगर हम देखते हैं, ये अभिलंब होता है हमारा, जब कोई किरण आपतित होती है और अपवर्तित होती है, ये अपवर्तित हो गई, ठीक है, ये वाली परावर्तित हुई थी, ये वाली अपवर्तित हो गई। अब जो ये वाला कोण है अभिलंब से बना हुआ थीटा और यहाँ पर अभिलंब से बना हुआ थीटा दोनों बराबर हो गए, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, ये वाला, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बड़ा होता है, पहला गलत है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण से बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण अभी हमने बात की है, समतल दर्पण ये था, ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा जो हम रोज मिरर देखते हैं उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण, जो बराबर प्रतिबिंब बनता है। पहली बात तो वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है, बराबर बनता है, और सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसके जो होते हैं ना पार्श्व उलट जाते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व मतलब आपका दायां लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट बायां में बाईं ओर दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और उल्टा, गलत। वास्तविक और सीधा, नहीं। सीधा और आभासी, बिल्कुल सही। जो प्रतिबिंब सीधा होता है वही आभासी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखिए ये होती है हमारी आंख, ठीक है, ये है हमारी आंख, ओके, ये बनी हुई है हमारी आंख। अब यहाँ पर प्रकाश किरण दूर दूर से आएंगी, हमारी आंखों पर पड़ेगी, लेकिन कितना प्रकाश जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब सूर्य बहुत दोपहर होती है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, और जब सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो हमारी आंखें उतनी ही रहती हैं जितनी होनी चाहिए। अंधेरे में हम और भी ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही फैलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए क्या होता है, जब आंख में प्रवेश करती है तो यहाँ पर होती है पुतली, ठीक है, ये होती है पुतली, ये है आंख, ये बीच में होती है पुतली, ये वाली है पुतली, और इसके चारों तरफ होती हैं कुछ मसल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पक्षाभि पेशियां, जो कि आंख की पुतली को क्या करती हैं, छोटा और बड़ा कर देती हैं। जब बहुत तेजी से प्रकाश आ रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा होता है, तो ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स आंख की पुतली को खींच देती हैं, जिससे कि अ, ढ- ढीला कर देती हैं, सॉरी, जो ये मसल्स हैं ये आंख की पुतली को ढीला कर देती हैं, जिससे कि हमारी आंख सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब बहुत कम प्रकाश आ रहा होता है तो ये मसल्स आंख को खींच देती हैं अंदर से, है ना, एक तनाव बल लगाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पुतली है वह फैल जाती है। ठीक है, तो इन मसल्स को ही, यही मसल्स हैं जो कि नियंत्रित कर रही हैं हमारे आंख में आने वाले प्रकाश को, और इन्हीं मसल्स को जिम्मेदार माना जाता है आंख में आने वाली प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। इन मसल्स को हम कहते हैं पक्ष मावी पेशियां। ठीक है ना, जो परितालिका होती है ना, वो क्या होती है, यहाँ पर वो होता है हमारे पास में आंख, तो आंख में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं परितालिका। ठीक है, पुतली आप सभी जानते हैं, जो प्रकाश जहां से प्रवेश करता है, लेंस आप सभी को है पता, और पक्ष मांसपेशियां जो मैंने अभी अभी बताया प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है। आपको बताना है, गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, अंडाकार या फिर चपटा दिखता है। कैसा दिखता है सूर्योदय के समय, सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। देखिए क्या होता है, जब आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखोगे, वैसे तो गोल दिखना चाहिए, लेकिन जब आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखते हो तो सूर्य कैसा दिखता है, चपटा दिखता है। दिखना चाहिए गोल, वास्तविकता ये है
लेकिन ये दिखता कैसा है, चपटा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन के कारण क्या होता है, क्षैतिज पर, अपवर्तन के कारण क्षैतिज पर जो सूर्य है वह चपटा दिखाई देता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, आपको याद रखना है, प्रतिबिंब सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, सीधा और बराबर मैंने किस में बताया था, समतल दर्पण में, सीधा और बराबर, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल होगा, नहीं। अवतल होगा, नहीं। समतल दर्पण, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, ठीक है, सीधा और बराबर समतल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी तो हमने क्वेश्चन किया कैसा होता है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, सीधा होता है, और अगर सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, काल्पनिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता, आपने पूछा है किसके लिए, लेंस के लिए। तो जल बिल्कुल होता है प्रयुक्त, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच, कौन सा सही है, मिट्टी, मिट्टी प्रयुक्त नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में आपसे पूछा गया, आपने सुना, आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को माइनस में चश्मा लगा है, जिसका नंबर माइनस में है, किसी व्यक्ति को ऐसा चश्मा लगा है जिसका नंबर प्लस में है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा, अब इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। देखिए क्या होता है उत्तल लेंस, ठीक है, ये है उत्तल लेंस, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, अन्य होता है, क्या, देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस किस दोष को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। उसके लिए पता होना चाहिए आपको उत्तल लेंस का काम क्या होता है। देखिए ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है, अच्छे से सुनना, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो उत्तल लेंस इसे फैला देती है, ठीक है, फैला देती है। फैला देने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आंख थी आपकी, ठीक है, प्रकाश किरण गई, ये है आपकी पूरी आंख, ठीक है, प्रतिबिंब बनना था यहाँ पर, लेकिन प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण गई तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, मतलब रेटिना पर नहीं बना। तो ऐसी कंडीशन में हम लगा देंगे एक उत्तल लेंस, ये रहा उत्तल लेंस हमने लगा दिया, और जब हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो यहाँ पर किरणों को थोड़ा सा फैला देगा, और अब किरणें कहाँ बनेंगी, अब जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, दूरी को बढ़ा दिया, ऐसे याद करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर दूरी को बढ़ा दिया, जो यहाँ पर आ रही थी इतनी आपको जरूरत थी, तो आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, मतलब आपने कोई चीज प्लस की, तो आपको इस तरह से याद रखना है, उत्तल लेंस मतलब प्लस। समझ में आ गई बात, कैसे याद रखना है, ऐसे ही ये पढ़ना है चीजें, मतलब प्लस। अब देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस आपने सुना ना, +1 होता है, +2 होता है, ये तो फोकस दूरी हो गई। लेंस की क्षमता क्या है, जैसे -1.2 है, कोई बोलता है -3 है मेरी लेंस की क्षमता, +4 है मेरी लेंस की क्षमता, वो है क्या। पहली बात तो लेंस की क्षमता होता है P इज इक्वल टू, P से हम रिप्रेजेंट करते हैं P4 पावर, और इसे हम लिखते हैं 1/f से, ठीक है, जब f किस में हो, मीटर में। और अगर f सेंटीमीटर में होता है तो P इज इक्वल टू 100/f, जब ये कैसा हो, सेंटीमीटर में, याद रखना है। तो आपको याद रखना है एसआई मात्रक कौन सा होता है लेंस की क्षमता का, या तो आपको बोल दें मीटर इनवर्स, ये भी होता है, और दूसरा आपको बोल दें डायोप्टर, समझ गए। अभी जैसे उन्होंने मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर लगाइए, लेकिन अगर ये यहाँ पर लिख देते मीटर इनवर्स, तो इसे आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है ना। डायोप्टर लगाना है, अक्सर डायोप्टर ही आता है एग्जाम में, लेकिन अगर मीटर इनवर्स कहीं लिखा हुआ दिख जाए, आपको सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ दिख जाए, तो आप उसे भी लगा देना, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। देखिए पानी से भरी कोई बाल्टी है, ठीक है, उसकी गहराई आपको कम दिखेगी, कैसे, देखिए ये है बाल्टी, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें अगर पानी इतना भरा है, एक्चुअल में एक्स पानी भरा है, लेकिन आपको जो एक्चुअल, एक्चुअल में कितना है एक्स, लेकिन आपको कितना दिख रहा है इमेजिनरी, अगर हम बात करें तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स, मतलब कि कुछ कम दिखती है आपको। ये क्यों दिखती है, इसका देखिए आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि इसका कारण है भाई कि अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण हमें कम दिखती है, बिल्कुल सही है, अपवर्तन होता है। पर यार याद कब तक करोगे, इसको अच्छे से पढ़ो, अपवर्तन क्यों हो रहा है। देखिए क्या होता है, हम खड़े हैं वायु में, ये खड़े हैं हम, ठीक है, यहाँ पर है बाल्टी, ठीक है, यहाँ पर है पानी, ये हमने किरण जब यहाँ आई हमारी आंखों तक, तो ये कहाँ से आई किरण, यहाँ पर था वाटर, क्या था, वाटर, और यहाँ पर है एयर। अब देखिए कोई किरण, बड़ा चित्र बनाता हूँ, यहाँ है वाटर, कोई किरण जब वाटर से एयर में आए, मतलब कि डेंस या सघन माध्यम से, रेयर या
विरल माध्यम में आती है तो आप अ, नियम के अनुसार अगर देखें, प्रकाश के नियम के अनुसार, तो जब कोई किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लीजिए ये किरण है, ठीक है, ये है आपका अभिलंब। अब ये किरण आई यहाँ से, ठीक है, इस तरह से आई ये किरण, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से दूर हट जाने के कारण आपको गहराई कितनी दिखी? सिर्फ इतनी दिखी, सिर्फ इतनी दिखी आपको गहराई, एक्स, बस। एक्चुअल गहराई कितनी होनी चाहिए थी? अगर उसी माध्यम में रहती तो ऐसी जाती है, कैसी जाती? ये गई किरण, ये इस तरह से जाती पूरी किरण, ठीक है। तब आपको एक्चुअल गहराई क्या दिखती? एक्चुअल गहराई दिखती आपको इतनी, एक्स। लेकिन अब अभिलंब से दूर हट गई, जिसकी वजह से जो इतनी गहराई थी ना, ये कम हो गई, सिर्फ आपको इतनी दिखी, तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये जो थी ये डेल्टा एक्स खत्म हो गई, ठीक है ना? समझ गए? तो इसलिए जब आपने सघन माध्यम से विरल माध्यम में होते हुए आप तक कोई किरण, आपकी आंखों तक कोई किरण पहुंचती है, तो वहां पर अपवर्तन याद नहीं करना है। याद करना है कि जब सघन से विरल माध्यम में पहुंची, अभिलंब से दूर हटी, ये रहा, ये है सघन माध्यम वाटर, ये है विरल माध्यम एयर। और जब कोई किरण यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंची, तो वो अभिलंब से दूर हट गई। एक्चुअल में जो मार्ग था, मार्ग ये था, इस तरह से जानी चाहिए थी। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी पूरी, कितनी? ये पूरी डिस्टेंस होनी चाहिए थी, एक्चुअल एक्स। लेकिन अभिलंब से दूर हटने की वजह से ये वाली जो डिस्टेंस थी डेल्टा एक्स, ये कम हो गई और आपको केवल इतनी महसूस हुई, एक्स माइनस डेल्टा एक्स। समझ में आ रही है बात? ये याद रखना है आपको। अब आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, सिक्का सिक्का उठा हुआ दिखता है, तली उठी हुई दिखती है, मछली देखती है, हमें तो मछली को हम बहुत लंबे, मतलब हाइट हमें हमारी मछली को ज्यादा दिखती है, या हम पानी के अंदर से देखते हैं, बाहर कोई हाथी खड़ा है तो हाथी अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा ऊंचा दिखता है। तो इसका रीजन क्या है? आपको इसी तरह से निकालना है कि जब हम सघन से विरल माध्यम, कोई किरण हमारी आंखों तक सघन से विरल माध्यम में पहुंचती है, हम विरल माध्यम में खड़े हैं, सघन से हमारे तक, हम सघन माध्यम से होते हुए हम तक पहुंची है, तो हमें वस्तु की जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो कम दिखेगी। समझ गए? इस तरह से। और वाइस वर्सा भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, क्यों दिखती है? सेम अपवर्तन के कारण। देखो ये है एक कुंड, यहाँ पर आपने इस तरह से डाल दी लकड़ी, लकड़ी सीधी दिखनी चाहिए थी, नो डाउट, ये सीधी दिखनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पर, आप तक किरण कहाँ से पहुंची? इस तरह से होती हुई, ये है अभिलंब। आप तक पहुंची किरण इस तरह से, यहाँ से निकली किरण ये, और आप तक पहुंची इस तरह से मुड़कर, आप तक पहुंची, जानी चाहिए थी ऐसी, ठीक है, ऐसी जानी चाहिए, लेकिन आपसे अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब से दूर हट गई। दूर हटने की वजह से जो ये वाली हाइट थी, जो आपको वास्तव में इतनी हाइट पर दिखनी चाहिए थी, वो अब आपको कुछ कम दिखेगी। कितनी हाइट पर दिखेगी? जो वास्तव में यहाँ तक दिखनी चाहिए थी, वो अब आपको सिर्फ इतना ही आभास होगा, ठीक है ना, डेल्टा एक्स। जो आपको एक्स दिखनी चाहिए थी, वो बस इतनी दिखी, इस वजह से आपको मुड़ी हुई दिखी, तो अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण का क्या कहा जाए? दर्पण की चौड़ाई, ये है दर्पण, ठीक है, ये है पूरा दर्पण, ठीक है ना, कोई भी दर्पण ले लो, ये हो गया दर्पण, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, और ये रहा समतल दर्पण, कौन सा? प्लेन मिरर है, ठीक है। अब देखिए द्वारक का चौड़ाई मतलब क्या होती है? चौड़ाई मतलब होती है कहाँ कितना किरणें आप ले रहे हो। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक किरणें ले सकते हो। कॉन्वेक्स में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, समतल में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब कि जो हिस्सा, जहां पर भी किरणें एंटर कर सकती हैं, वो हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। यही तो है चौड़ाई दर्पण की, यही ना है, यही ना है चौड़ाई। और ये जो होता है, ये तो मोटाई होती है, जो कोई बोले बस इतनी है, तो ये तो मोटाई है। चौड़ाई ये है पूरी, तो चौड़ाई क्या होगी? द्वारक होगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? सोलर कुकर, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? क्या प्रयोग किया जाता है? आपसे ये पूछा गया। देखिए आपको इन सब के काम पता होने चाहिए। जैसे अगर हम अवतल दर्पण की बात करें ना, ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, कोई किरण गई, फोकस से होते हुए निकल गई, दूसरी किरण आई, वो भी फोकस से होते हुए निकल गई। मतलब ये क्या कर रही है? ये किरणों का अभिकेंद्रण कर रहा है। मतलब कि ये क्या कर रहा है? एक अभिसारी लेंस की तरह का, अभिसारी दर्पण की तरह काम कर रहा है। वहीं अगर हम उत्तल की बात करते हैं, ये रहा उत्तल, ठीक है, कोई किरण गई, ये दूर हो गई, कोई किरण गई, ये दूर हो गई, तो ये क्या कर रहा है? ये अपसारीय किरणों को फैला रहा है, अपसारी लेंस की तरह ये काम कर रहा है। देखिए
अगर आप किसी चीज को गर्म करना चाहते हो तो आप सोचोगे कि एक पॉइंट पर सूर्य की रोशनी पड़े। अगर आप सोलर कुकर में आपने खाना इधर रख दिया कहीं, इधर ये रख दिया आपने और बढ़िया खिचड़ी बना रहे हो आप, ठीक है ना? तो ये तो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, ये जल्दी पकेगी ही नहीं क्योंकि इस पर किरणें आ ही नहीं रही। जब किरणें यहाँ आएंगी तो इधर चली जाएंगी, यहाँ आएंगी इधर चली जाएंगी। तो आप उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते, आप अभिसारी या अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जब आपने खिचड़ी यहाँ पर रखी ना, तो सभी किरणें इसी तरफ आ रही हैं, इसी पर आ रही हैं, जिससे कि ये गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाने के कारण खिचड़ी पक जाएगी। मतलब सौर कुकर में, सोलर कुकर में किस चीज का आप उपयोग करोगे? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और कोई वजह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए नाक, कान, गला तीनों ही सेंसिटिव चीजें हैं, तीनों हमारे शरीर के अंदर होते हैं और छोटे से सुराग में से हमें देखना होता है। तो जरूरी है ऐसी कंडीशन में, अगर हम छोटे से सुराग में से देखते हैं, बहुत बारीक चीज का अगर कोई डॉक्टर इलाज करता है तो गलती होने की संभावना होती है। इसलिए वो चाहता है कि एक ऐसे दर्पण का उपयोग करे जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लीजिए आपका कान है, आपके कान में किसी तरह की कोई चोट लग गई, कोई ऑपरेशन होना है, कान जरा सा और फिर उसका भी ऑपरेशन, उसी कान के अंदर बहुत से उनको उपकरण, अपने इक्विपमेंट डालने हैं, कैंची वगैरह जो भी होता है डॉक्टर्स का, उसका उपयोग करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे? जब उन्हें बड़ी दिखेगी कोई चीज। तो बड़ा किस चीज में बनता है? प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? ये रहा उत्तल और ये रहा अवतल। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब किस चीज में बनेगा? ये रहा उत्तल दर्पण। समझ गए? 18वें का क्या हो जाएगा? 18वें का ऑप्शन क्या है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये रहा। ठीक है, ये होता है हमारे पास में अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर होता है कुछ नहीं, और ये होता है अनंत। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन, छठवीं और फिर ये होती है सातवीं। अब इन दोनों में बनता है आभासी, इनको हमें लेना नहीं है, हमें लेना है इनमें से। तो देखिए पहले और दूसरी कंडीशन में, पहले जब यहाँ पर वस्तु रखोगे, ये कहाँ है? और ये ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, ऊपर की तरफ रखी जाती है, और ये वाली होंगी इमेजेस की कंडीशन। ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जब वस्तु रखोगे तो फोकस पर बनेगा जो वस्तु से छोटा। यहाँ जब रखोगे तो ये भी वस्तु से छोटा ही होगा, और जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा वस्तु के बराबर। मतलब ये छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा। और जब यहाँ रखोगे तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा, और जब यहाँ, तो यहाँ वस्तु से काफी बड़ा। जब अनंत पर रखते हो तो छोटा बनता है, जब उसके बीच में रखोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन छोटा। जब वक्रता केंद्र पर रखोगे तो बराबर बनेगा, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे किसी वस्तु को, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, और फिर जब फोकस पर रखोगे तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ रही है बात? इस तरह से हमें ये चीजें याद करनी है कि इस तरह से बनता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जब हम किसी वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सुधार लेना, इस तरह से है, फोकस यहाँ पर था और वक्रता केंद्र यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 और 5 कंडीशन है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर कैसा होता है? ठीक है, इस तरह से। तो जब वस्तु को आप चौथी और पांचवी कंडीशन में रखोगे, मतलब वक्र फोकस पर और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, तो वस्तु बड़ी दिखती है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हीरे का अपवर्तन। ये याद करने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा हुआ होता है? देखिए मोटर गाड़ी का चालक है, मोटर गाड़ी है, इतना सा मिरर है, ठीक है, लेकिन उसको देखना है इतने बड़े ट्रक को, इसको देखना है इतने बड़े ट्रक को देखना है उसे। तो कैसे देखेगा? जब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बने। छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा? और आभासी प्रतिबिंब बने, क्योंकि सीधा देखना है ना। अगर आप, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसका सीधा प्रतिबिंब देखना है आपको, सीधा, उल्टा थोड़ी ना देखना है। तो सीधा प्रतिबिंब अगर आपको देखना है तो वास्तविक वाले तो सभी चीजों को आप हटा दोगे, और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या लगाओगे आप? या तो आप उत्तल लगा दोगे, उत्तल, या फिर आप लगा दोगे कौन सा? समतल। ठीक है, उत्तल या समतल, इन दोनों का उपयोग करोगे। लेकिन अगर आप समतल दर्पण लगाते हो तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है, आपको पूरी वस्तु दिखेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, एक तो सीधा चाहिए ऐसा दर्पण जो सीधा प्रतिबिंब बनाए, और दूसरा आपको उस दर्पण की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो छोटा भी बनाए। तो देखिए, सीधा प्रतिबिंब और छोटा किसमें बनेगा, उत्तल में। जो अवतल दर्पण में कंडीशन होती है 6 और 7, अवतल में, अवतल दर्पण में, उनमें कैसा बनता है, उनमें सीधा तो बनता है लेकिन बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता है, समझ गए। और हमें कैसा चाहिए, छोटा। तो छोटा कहाँ पर बनेगा, केवल और केवल उत्तल दर्पण में ही बनेगा छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी। ठीक है, लगा लिया आप सभी ने, उत्तल दर्पण ऑप्शन सी आ गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, पहली बात तो आपको प्रकाश पुंज पता होना चाहिए। देखिए, प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का मतलब होता है एक कोई पॉइंट है जहां से किरणें निकल रही हैं, उसे हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। ठीक है, या फिर जहां किरणें आ रही हैं, ठीक है, और निकलना नहीं, जहां आ रही हैं। अब ये तीन टाइप के होते हैं प्रकाश पुंज। एक तो ऐसा जहां से प्रकाश निकला और सीधा चला गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा संसृत, संसृत मतलब अभिसारी, मतलब कि ये कोई पॉइंट है, यहां से प्रकाश निकला और इसी पॉइंट पर जाकर मिल गया, इसे हम बोलेंगे अभिसारी। ठीक है, और तीसरा होता है, ये है कोई पॉइंट प्रकाश पर, ठीक है ना, और यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश निकला और अलग अलग दिशाओं में चला गया, इसे हम बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। कैसा बोलेंगे, ये होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, ये होता है अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ से यहाँ से निकला और एक कोई बिंदु पर जाकर मिल गया, और ये होता है अपसारी प्रकाश पुंज, जो कि चारों तरफ उसने फैला दिया। तो आप टार्च की रोशनी कैसी होती है, टार्च की रोशनी एक जगह फोकस करती है, ये है अगर आपकी टार्च, तो इसकी रोशनी क्या करेगी, ऐसी नहीं होगी, इसकी रोशनी एक जगह फोकस करती है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो कैसा होता है, संसृत मतलब कि फोकसी होता है, मतलब अभिसारी होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो इसको पहले टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछा गया। देखिए, यहाँ पर है एक आंख, ठीक है, इस तरह से है आंख, ये है, यहाँ से प्रकाश किरण आई और इसने प्रतिबिंब बनाया यहाँ। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट है रेटिना। ठीक है ना, तो रेटिना पर आपको याद रखना है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कैसा, छोटा, उल्टा। और अगर उल्टा है तो कैसा होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, मतलब कि रियल होगा, इनवर्स होगा, और स्मॉल होगा। कैसा, स्मॉल। तो आपको याद रखना है क्या है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि भाई ये समायोजन होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। समायोजन का मतलब यही वही होता है जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये है अपनी आंख, ठीक है, ये है पुतली, और यहाँ पर ये क्या है, ये है सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश की किरण आई, जब बहुत तेज रोशनी आई, तो हमारी आंख सिकुड़ गई, और जब बहुत, ये यहाँ पे क्या है, फास्ट लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो लाइट आ रही है ये वाली आंख में। ठीक है, तो और ये है सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो ये आंख है, ये आंख कैसी हो जाएगी, जब फास्ट आ रही है तो आंख सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है आंख, क्या हो जाएगी, आंख फैल जाएगी। ठीक है, आंख फैल जाती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं समायोजन, मतलब आवश्यकता अनुसार हमारी आंख फैल और सिकुड़ रही है, तो हम उसे बोलेंगे समायोजन की अभिक्रिया। और ये किसकी वजह से होता है, हमने पहले ही देखा था, सिलियरी पेशियों की वजह से, पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने इसे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु, निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक आप वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये है जैसे आपकी आंख, ठीक है ना, ये रही आपकी आंख, यहाँ पर कोई वस्तु है रखी हुई, आपको ये स्पष्ट दिख रही है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये भी स्पष्ट दिख रही है, यहाँ भी कोई वस्तु है, वो भी स्पष्ट दिख रही है। और लेकिन जब आप यहाँ पर रखी हुई कोई वस्तु को देखते हो, तो ये वाली वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। कैसी दिखाई, अस्पष्ट। और ये वाली जो तीनों वस्तुएं थी, ये कैसी दिखती थी, स्पष्ट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट तक जो इतनी डिस्टेंस होगी, जहां तक आप नजरों के पास वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलते हैं हम निकट बिंदु। मतलब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद आप कहीं भी देखोगे तो आपको
स्पष्ट दिख रही है कोई वस्तु, तो आप इस पॉइंट को बोल दोगे निकट बिंदु, या इस पॉइंट के आँख नजदीक आने पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, तो हम उसे बोल देते हैं निकट बिंदु। और इसकी जो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर होती है, आपको ये याद रखना है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की आप किसी भी वस्तु को देखोगे तो वो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी स्वस्थ नेत्र में। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आपको ये बताना है। ये है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य कर रही है? परिवर्ती द्वारक की भांति, दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, अन्य। पुतली है तो बहुत सारे लोग पुतली की भांति लगा देंगे, लेकिन ये अज्ञानियों का काम है। पुतली की कोई गुड़िया थोड़ी है। यहाँ पर सही आंसर है परिवर्ती द्वारक। अभी हमने देखा था समायोजन वाला क्वेश्चन, देखा था ना? समायोजन को अभी हमने देखा था। तो समायोजन जो हो रहा था, द्वारक ही तो चेंज हो रहा था। द्वारक क्या था? द्वारक ये था कि कितने एरिया से आप जो प्रकाश की किरणें हैं अंदर एंटर कर सकती हैं, उसे हमने बोला था द्वारक। ठीक है, उसी चीज को बोला था द्वारक। तो परिवर्ती द्वारक होता है, क्योंकि जब तेज प्रकाश आता है तो हमारी जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश अंदर जाता है, मतलब द्वारक छोटा हो गया। और जब स्लो प्रकाश आता है तो हमारी पुतली फैल जाती है, मतलब द्वारक बड़ा हो गया। तो आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्तित परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, ऑप्शन ए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। और प्लीज बहुत अच्छे से समझना भी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। एक्चुअल में टाइम कम मिलता है, इस वजह से डाल नहीं पाता हूँ पर डे। पर जितनी भी पीडीएफ है मैं डाल दूंगा, भले ही 2 दिन 3 दिन बाद डालूं, पर मैं पीडीएफ जरूर डाल दूंगा। ठीक है ना? तो आप उसमें से देख लेना, जो भी क्वेश्चन उन्हें रख लेना और अच्छे से पढ़ना। इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने भी हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक्स।